नमस्कार, मैं नूपुर। इनसे मिलिए। इनका नाम शर्मिला जगताप है। ये महाराष्ट्र के बारामती की रहने वाली हैं। 1 अगस्त को ये पति को जिंदा दफनाने चली थी। आज पहुंच चुकी हैं जेल। आज इन दिनों देखा जा रहा है कि जेल की सलाखें महिलाओं से भी भरी जा रही है। न जाने इस साल कितनी सारी महिलाएं जेल के अंदर चली गई हैं पति के मर्डर के इल्जाम में। यूं तो पहले से आप जानते हैं कि दहेज के कारण महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। कुछ उबर पाए, कुछ नहीं उबर पाए, कुछ के फाइल पे आज भी धूल जम रहा है। न जाने बरसों बरस बीत जाते हैं, लेकिन जो कानून की चीजें हैं वो वहीं के वहीं धरी रह जाती है। इन दिनों लोग कानून को हाथ में लिए चल रहे हैं, जिसमें एक शर्मिला जगताप भी हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो साजिश रची थी, सुनिएगा तो पांव तले जमीन ही खिसक जाएगी। लेकिन ये इंजीनियर पति बहुत ही खुशनसीब हैं। वो बाल बाल बच गए। कहते हैं कि भगवान है, और सच में भगवान है, क्योंकि पल में देर नहीं होता उनको अगर कोई पुकार ले तो। याद होगा आपको महाभारत की मां द्रौपदी, उन्होंने चीर हरण के वक्त भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, आवाज दी और भगवान आ गए और वो उनकी लज्जा बचा दी। आज यही कारण है और यही मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सच में भगवान है और भगवान ने ही ये इंजीनियर पति को बचा लिया। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो ये जिंदा ही उसमें चुना दिए जाते, जैसा कि शर्मिला जी ने योजना बनाई थी। लेकिन इनकी पूरी योजना पे पानी फिर गया और अपने ही जाल में किस कदर फंस गए। इसलिए महिला हो या पुरुष हो या फिर कोई भी रिश्ते हो, कोशिश होनी चाहिए कोई भी अपराध की दुनिया से कदम को अलग हटाइए। पटे नहीं तो अलग रहिए, और अगर कोशिश कीजिए कि एक टेबल टॉक करके कोई भी लड़ाई हो उसको हम सुलझा सकें। तो आइए बताते हैं आखिरकार 1 अगस्त को ऐसा क्या हुआ। ये हैं परवीन प्रकाश जगताप, जो आज बिलख बिलख कर रो रहे हैं। आप इनकी सूरत को देखिए, क्यों ना हो। जो आदमी जिंदा बच गया, जिसे जिंदा दफनाने की योजना बनी थी, आखिर अगर कोई बच जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरा होगा। ये खुशी के आंसू हैं, या फिर दिल दहक रहा है उसका आंसू है, या फिर पत्नी जिसे वो बहुत प्यार करते थे ये उसकी आंसू है। एक पति जो पूरे घर की परवरिश करता है, एक लड़का जो कमा कर लाता है और सोचता है कि चलिए हमारा भरा पूरा परिवार हो और इस परिवार को कोई दुख का सामना न करना पड़े, जो भी हो हम कमाएं और ये लोग ऐश करें। इस तरह की बहुत सारी प्रवृत्ति होती है पुरुषों की। पुरुष सोचते हैं महिलाएं घर में रहें और हम ही पूरा जो भी अर्निंग हो वो करके दें और ये लोग सुख से खाए, हमारे परिवार को मेरी पत्नी संभाले। मगर ऐसा होता नहीं है। तो आखिरकार 1 अगस्त के उस रात में जब पति और उनकी सास ये दोनों लगभग स्वस्थ हैं और प्रकाश के जो छोटे भाई हैं वो जॉब करते हैं, 1 अगस्त की रात में, यानी कि उसको आप 1 अगस्त के पहले वाली रात कह सकते हैं। उस रात में जब शर्मिला ने खाना दिया तो खाने में कुछ नशीली पदार्थ का सेवन किया, उनके खाने में डाल दिया, जिससे ये लोग बिल्कुल नशा में आ गए। क्योंकि नींद की दवा अगर दे दीजिएगा किसी को भी हाई डोज, तो नेचुरली है कि वो बिल्कुल ही लड़खड़ा जाएंगे, और इसी तरह वो सो गए। उनकी माँ भी सो गई। प्रकाश जी के जो पिता हैं वो ऐसे ही ओल्ड एज के हैं और वो चल फिर करने में असमर्थ है। एक छोटा भाई जो सुबह सवेरे ही दफ्तर चल जाते हैं। अब दफ्तर जाने तक की इन्होंने इंतजार की शर्मिला ने कि अगर देवर जी दफ्तर चले जाएंगे तो हम अपना काम तमाम कर लेंगे। पति नशे में था। सुबह सुबह उठी और पति को दे डंडा, यानी कि बच्चे दो हैं इनके, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बेड से इन्होंने उनके सर पर इतना वार किया कि वो लहू लुहान हो गए। एक तो नशा में, उनको बचाव का कोई
उपाय ही नहीं था कि अपने आप को वो बचा सके, चूंकि वो तो बेहोशी की हालत में है। कहा जाता है कि पीठ पर कभी वार मत कीजिए, जब भी लड़ाई का बात हो तो आमने और सामने कीजिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन शर्मिला ने तो अपने पति के साथ ही ऐसा कर दिया। खैर, पति के सर से खून तो रिसने ही लग गया। अब ये योजना बनाने लगी कि आखिर क्या करे। लेकिन इससे पहले ही सातिर दिमाग ने कह दिया, ये चैम्बर जो आप देख रहे हैं बालकनी में, ये 2.5 फीट का जो चैम्बर बना है इस घर में, वहां चैम्बर अक्सर लोग बनवाया करते हैं, लेकिन पौधा लगाने के लिए, कि ताकि पौधा से वातावरण स्वच्छ हो, या फिर उस पे जो टाइल्स लगा दिए जाते हैं ये इसलिए कि वहां पर अगर इंसान चाहे जिसे ठंडी ठंडी हवा लेना हो, जो स्वच्छ वातावरण ढूंढ रहा हो, वो वहां पे दोपहर में या शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में बैठे या लेट भी सकता है। अगर आदमी बढ़ जाते हैं तो गर्मी के मौसम में लोग वहां पे बैठते भी हैं। तो बालकनी इतना खूबसूरत है, उस खूबसूरती में इन्होंने 2.5 फीट ऊंचा खुद से ये चैम्बर बना लिया। और चैम्बर बनाने के बाद वो सोचने लगी कि क्या करें। उनके जो देवर हैं वो तो चले गए सुबह सुबह, सास नशे में थी जो 2nd फ्लोर पे रहती है, और ये पति पत्नी 2 बच्चे 3rd फ्लोर पे रहते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में शर्मिला रहती है। अब चैम्बर तो बन के तैयार हो गया। उन्होंने क्या किया कि किसी तरह पति को खींचकर और उस चैम्बर में सुला दी। सुलाने के बाद उजला चादर जो है उठा दी, एक तकिया रख दी सर के ऊपर, ताकि चादर बिल्कुल वैसे ही फिट रहे, पता नहीं चले कि नीचे कोई इंसान भी सोया है। पूरी तरह ढका जा चुका था। अब जो ये स्लेब आप देख रहे हैं, ये स्लेब बहुत भारी था। एक महिला से उठ पाना बड़ा ही मुश्किल है, वो भी एक साधारण महिला। ये तो एक घरेलू महिला इसको आप कह सकती हैं। न जिम जाती हैं, न उस तरह की चीजें उठा पाती हैं। तो एक घरेलू महिला की स्थिति तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 10 केजी, इससे ज्यादा वो स्वाभाविक नहीं उठा पाएंगी। लेकिन ये तो 50 केजी से ज्यादा का ये होगा, तो उससे घिसक भी नहीं सका। अब वो सोच रही कि क्या करे। पति को तो मैंने बेहोशी की हालत में सर भी फोड़ दिया, इसमें बिछा भी दिए, सुला भी दिए, अब हम करे तो करे क्या। उसका दिमाग काम किया, क्यों ना 2 मजदूर को बुला ले, सुबह का वक्त है, मजदूर आएंगे, इसको सीमेंट से पैक भी करा देंगे और ये स्लेब को ऊपर रख देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बोल देंगे पति बाहर गए हैं काम से, और इसी तरह दिन ब दिन गुजरता जाएगा। घर पे तो किसी को शक ही नहीं होगा, बाहर मिलेगा नहीं, और इस तरह हम आजाद हो जाएंगे। अब आजादी किस बात की होगी ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल इनकी सोच देखिए कि 2 मजदूर अंदर आते हैं। जब 2 मजदूर अंदर आते ही ये दरवाजा खोलती है, मजदूर पूछता है क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि इस स्लेब को ऊपर रख करके इस पे प्लास्टर कर दीजिए। मजदूर बोला ठीक है, और वो सीमेंट का घोल बनाने निकल पड़ा। अब वो सीमेंट ले रहा है, बालू ले रहा है, उससे वो मसाला तैयार कर रहा है। इतने में दूसरा जो था वो ऐसे करके देख रहा है, तो उसको आश्चर्य लग रहा है कि इतना अच्छा जो चादर है वो बालू में क्यों रखा हुआ है, नीचे तो कंकर पत्थर है, क्योंकि गंदगी थी। वो जो चैम्बर बनाए हैं तो उसके नीचे तो कोई प्लास्टर था नहीं, तो आखिर तकिया भी रखा है। तो समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें कौन सोएगा, क्या होगा। खैर, उसने दूसरे को कहा कि देखो ना, इसमें चादर और तकिया रखा है। अगले ने कहा तुम्हें क्या मतलब है, अपना काम करो ना बाबा, काम करके अपन चले जाएंगे। बातें हो रही थी, और इसी बीच आंधी आ गया। अब आंधी कसके जो हवा आई, जोरों की हवा चली, और पांव की तरफ से चादर का एक किनारा उठकर इस तरह करवट ले लिया और उनके पांव दिखने लग गए। अब जो एक मजदूर था वो देख रहा है कि ये तो व्यक्ति का पांव है, ये तो किसी इंसान का पांव है, और इंसान का पांव इस तरह धड़कन भी ले रहा है, यानी हरकत ले रही है। क्योंकि वो तो जिंदा था, वो तो मरा ही नहीं। शर्मिला को ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि उसको नशा का दवा भी दिए हैं और बेड से मारे भी हैं, सर भी फूट गया है, खून भी रिस रहे हैं, तो मर गया होगा। और मरा हुआ समझ करके शर्मिला उसको उसमें सुला दी। लेकिन पैर जब हिलते हुए मजदूर ने देखा तो ये दोनों भाग गया, और भागने के बाद इन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया। 112 नंबर पे कॉल करके उन्होंने पुलिस को बताया कि यहाँ पे एक व्यक्ति जिंदा समाधि ले रहा है, जिसको मैंने अपने आंखों से देखा है।
आप वहां जा करके देखिए कि आखिर नजारा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने बेल बजाया, शर्मिला बाहर निकली और शर्मिला बाहर निकली तो पूछी क्या है। उसने कहा कि यहाँ कोई जिंदा समाधि ले रहा है क्या। शर्मिला ने कहा नहीं तो नहीं, किसी ने कॉल किया था। तो शर्मिला को समझते देर नहीं लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि इस फ्लैट में मिस्टेक हो, यानी कि कोई और एड्रेस उन्होंने दिया होगा और आप कुछ और समझ लिए, या इस कमरे का नंबर भी जो है उसमें मिस्टेक हुआ होगा, आप दूसरी जगह देख लीजिए, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वहीं से लौट गई। अब पुलिस तो लौट गई, लेकिन ये जो दो मजदूर थे वो इस तरह हफड़ा दफड़ी में आगे बढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति से वो टकरा गया, और वो जो टकरा गए तो वो व्यक्ति वहीं ठटक कर खड़े हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि क्यों तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। वो व्यक्ति जो थे उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। तो ये दो मजदूर बोले कि पता नहीं, देखिए ना, इस जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसके 9 नंबर में, यानी कि 3 तल्ले पे जब आप जाएंगे तो 9 नंबर में कोई भी एक व्यक्ति है जो जिंदा समाधि ले रहा है, ऐसे चैम्बर बना है। उन्होंने बालकनी की पूरी बातें बता दी। अब ये व्यक्ति समझदार थे और दिन रात तो ऐसी घटनाएं आप देख ही रहे हैं, उनको समझते देर नहीं लगी। उन्होंने वहीं से फिर पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को कॉल करके और उन्होंने सब कुछ बता दिया। मिस्टर सेठी वहां पे जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने पूरी बात को विस्तार पूर्वक समझा और रूम का नंबर लेते हुए वो पूरी टीम बनाए और टीम बना करके फिर इनके दरवाजे पे पहुंचे। जब यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जिंदा समाधि ले रहा है। फिर शर्मिला ने कहा नहीं, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कॉल आया था तो हम अंदर इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि आखिर अंदर की स्थिति क्या है। शर्मिला साइड हट गई और बोली कि आकर के देख लीजिए। जब पुलिस आई, बालकनी में गई तो वहां बालकनी में चादर तो थे, तकिए भी थे, सब कुछ था, लेकिन जब चादर हटाया गया तो कोई व्यक्ति नहीं था। पुलिस को आश्चर्य लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि शातिर दिमाग कितना भी साजिश रचे, पुलिस के हाथ से, कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता। पुलिस की पैनी दृष्टि ये सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से पांव को देखा हो, और स्थिति जो है वो तो नजारा हम देख ही रहे हैं कि चैम्बर भी बना हुआ है और तकिए भी है, चादर भी है, तो आखिर वो व्यक्ति कहाँ गया। घर में जब वो ढूंढने लगे तो एक व्यक्ति पर नजर पड़ी। जब नजर पड़ी उसके पांव पे, पुलिस अंदर बेडरूम में गई। बेडरूम में देख रही है कि पलंग के पास सोया हुआ एक व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। शर्मिला ने कहा मेरे पति हैं। तो नीचे क्यों सोया है। जब वो झांक कर देखते हैं तो देख रहे हैं कि उनके सर से जो है वो खून भी रिस रहा है। तो पूछने लगे कि आखिर सर से क्यों खून कैसे रिस रहा है। शर्मिला ने कहा कि हम दोनों में लड़ाई हुई थी तो ये बच्चे के बेड से मैंने सर पे मार दिया और इस तरह ये लहू निकलने लगा। अब वो अपने बहाना करती चली गई। पुलिस को समझते देर नहीं लगा। शर्मिला सहित उस व्यक्ति को उन्होंने लिया और शर्मिला को तो थाने ले गई और इनको अस्पताल में भर्ती कराया। अब ये जो प्रकाश हैं वो अस्पताल में चले गए, एडमिट हुए और उनका उपचार होने लगा, लेकिन होश नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो नशीली दवा उनको दी गई थी, नींद की गोली, वो भी बहुत ज्यादा, और उस पर से मारा भी गया था। तो सर पे जो चोट वो तो अलग से, लेकिन रिकवरी होने के क्रम में वो आगे निकलते चले गए। यहाँ पे एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, लेकिन किसी ने शर्मिला के विषय में पूछा भी नहीं। तो पुलिस ने शर्मिला को छोड़ दिया। शर्मिला आराम से अपने घर में आ गई। उसे तो मालूम था कि हो सकता है कि मेरा पति मर ही जाएगा तो हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन नहीं। चौथे दिन यानी कि 4 अगस्त को पति को होश आया और उसने अपना जो बयान दिया, बयान देने के बाद पुलिस फिर घर पे पहुंची और शर्मिला को अरेस्ट करके जेल पहुंचा दी। अब जो भी स्थिति है वो तो आगे क्या होता है, इनको कितनी सजा मिलती है, ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन प्रकाश से जब बात हुई, घर वालों से जब बात हुई, या फिर शर्मिला से जब बात हुई, तो शर्मिला ने यही कहा कि बी फार्मा हमने किया है और इसमें हम शुरू से ही चाह रहे थे कि हम जॉब करें। पति को हमारा जॉब करना पसंद नहीं था। अक्सर कहते
कि बच्चे का देखभाल करो, मेरी माँ बाप को कौन देखेगा, मेरे माँ बाप को तुमको देखना होगा। हम नौकरी कर रहे हैं ना, जितना कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी डगमगा गई। जो चाहिए था वो इनको मिला नहीं, और शर्मिला सोच रही थी कि पति पत्नी दोनों अगर कमाएंगे तो आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और बच्चे को बढ़ते देर नहीं लगता, तो आखिर अच्छी पढ़ाई कैसे होगी। अगर किसी को अच्छी पढ़ाई करना है, यानी कि जो पति पत्नी दोनों पढ़े हुए हैं, खासकर जो माएँ पढ़ी हुई हैं, तो वो सोचती है कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो तो बस बातों के क्रम में उनको समझ में नहीं आता कि पैसे कितने लगते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं वो समझती हैं कि हमारे दौर में जब इतना पैसा लगा तो आज आगे आने वाले दौर में मेरे बच्चों को कितना पैसा देना पड़ेगा, तब मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। और ये सोच उनको विचलित करता रहा। वो सोचती रही क्या करे ना करे, और रोज किच किच, पति से लड़ाई झगड़ा, न परिवार तैयार न पति तैयार। नीचे वाले सेकंड फ्लोर पे इनके परिवार रहा करते थे और ऊपर थर्ड फ्लोर पे ये पति पत्नी दो बच्चे रहा करते थे। इस तरह की उलझन में वो दिन रात बिल्कुल मानसिक रूप से तनाव से झुलसती रही और मानसिक रूप से ये बीमार रहने लगे। अब ये हर दिन यही सोचती क्या करे ना करे। आप तो देख ही रहे हैं कि डिवाइस हर आदमी के हाथ में है, उस पर न जाने कितने सारे न्यूज चलती रहती है, किस तरह की साजिश चलती रहती है। इसने भी सोचा कि चलो पति को ही हटा दो रास्ते से, पति को ही हटा दो, ये हट जाएगा, फिर ये मना नहीं करेगा, फिर आराम से हम अपनी जिंदगी स्वतंत्र होकर के जी सकेंगे और सर्विस कर लेंगे, दो बच्चे को हम पाल सकते हैं, इतना तो कमा ही लेंगे। ये उनकी दिमाग की रोज रोज के झगड़े से बचाव का बस यही एक उपाय है, और उसने ये स्थिति उत्पन्न कर दी। अब प्रकाश जी तो बाल बाल बच गए और ये जेल पहुंच चुकी है, तो अब आगे आने वाले कल में इनको कितनी सजा मिलती है, क्योंकि कानून की भी जो धारा है वो अलग अलग है। अगर वो मर जाते तो मौत की सजा होती इनको, अब वो तो जिंदा बच गए, तो अब इस जिंदा बचने में कितनी सजा मिलेगी, कौन सा धारा लगेगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। पूरी बात छनकर आने दीजिए। सबसे खुशी की बात है कि प्रकाश जो है वो जिंदा बच गए, आज सुरक्षित हैं, पूरी होशो हवास में है। और ये जो शर्मिला है जो अपने दिमाग में पूरी सपने को लेकर के बसी थी और वो गलत रास्ते से आगे बढ़ रही थी, वो अब चली गई जेल में। तो पुरुष भाई से भी मुझे यही कहना है और महिलाओं से भी यही कहना है कि अपनी गृहस्थी को ढंग से आप तैयार कीजिए, जमाइए, शादी ब्याह हो गया है तो उस अनुसार आगे बढ़िए। पुरुष भाई से भी हम यही कहना चाहेंगे, या तो आपको घरेलू पत्नी चाहिए तो पढ़ी लिखी लड़की कदापि मत लाइए। आप उनसे पूछ लीजिए कोई सपने तो नहीं है, सपने वाली लड़की हो उनसे विवाह ही मत कीजिए। खाना बनाने वाली अगर चाहिए तो उसके लिए पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप बिना पढ़ी लिखी लड़की को ले आइए, वो आपकी तरह आपकी माँ पिता की भी सेवा कर देगी, भाई बहन की भी सेवा कर देगी, आपकी भी कर देगी, आपके बच्चों की भी कर देगी। तो ये सिस्टम में ही लड़की से ब्याह कीजिए। अगर जिंदगी को बचानी है तो ये स्थिति, नहीं तो दूसरा पन्ना अगर पलटिए तो उसमें महिलाओं के पास भी एक सपना होता है, जो सोचती है कि अपनों सपने में जिए। जब वो घर से विदा होकर आपके पास पहुंचती है तो आप एक दोस्त बनते हैं, साथी बनते हैं। तो सिर्फ आप पति मत बनिए, उनके दोस्त भी बन करके उनके गम को सहलाइए, दर्द को सहलाइए। और अगर कहना ही है तो थोड़ी मीठी बोली बोलिए, कह देते कि बच्चे को बड़े होने दीजिए फिर कीजिए, किसी काम में उलझा देते। आज तो घर में भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, कंप्यूटर लगा देते, उससे वो अपना काम करते घर बैठे। तो आपने ये नहीं कहा, आपने सिर्फ कहा कि बच्चे की देखभाल और मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। तो वो महिला है, उसके भी सपने हैं। आप ही को कोई कह दे कि हमारे माँ बाप को देखिए, अगर शर्मिला कह देती मेरे ही बूढ़े माँ बाप को आप देखिए, पैसे तो हम कमा रहे हैं ना, किस तरह आपको लगता। तो ये चीज एक दोस्ती का है, दो परिवार को मिल्लत भरी जिंदगी लेकर आगे बढ़ना है, दोनों को ले जाना होगा। शर्मिला जी के परिवार को भी और आपके परिवार को भी, एक पत्नी के भी दो परिवार हैं और एक पति के भी दो परिवार होते हैं, तो दोनों को समझना होगा। ये क्या आपने कुरूपात रची। अब शर्मिला जैसी महिलाओं के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, पति पसंद ना हो किसी भी कारण से, चाहे आपको आजादी मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इस तरह की गुस्ताखी मत कीजिए, नहीं तो जिंदगी पलट जाएगी और आप और भी ज्यादा घायल हो जाएंगे और अपराध की दुनिया में चले जाएंगे। एक तो अपराधी करार होंगे, उस पर से जेल में ना जाने
कितनी पीड़ाएं होती है, जाके उन महिलाओं से पूछिए। तो अच्छा था कोर्ट बना है, तलाक ले लेते, तलाक लेकर अलग हो जाइए, नहीं तो टेबल टॉक करके अलग हो जाइए। बहुत सारे रास्ते हैं, यही जरूरी नहीं है। बी फार्मा करने वाली शर्मिला ने पता किया, और आप भी पता कर लीजिए, लगभग 4-5 लाख का पैकेज होता है। तो ये उतना कमाने की शौकीन थी कि हम इतना कमा लेंगे। चलिए उतना ना कमाती, 20,000 25,000 रुपये तो कहीं नहीं गया था माह में, उतना तो ये आराम से कमा लेती। जो भी बी फार्मा किए हुए हैं तो ये नौकरी उनको आराम से मिल जाती, और इसी के कारण वो दिन व दिन बीमार रहने लगी और सातिर दिमाग अपराध की दुनिया में आगे बढ़ गई। तो ऐसा आगे आने वाले कल में ना हो, सोचिए समझिए और फिर अपनी गृहस्थी से या तो दूर चले जाइए और नहीं तो गृहस्थी को बसाइए। यही तो उपाय है।